नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IAPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 999 दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का मौन व्रत करेंगे। आप सबों का पुनः से एक बार फिर से अभिनंदन। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर प्रतिभा Patil, please unmute yourself. Am I audible? Yes, ma'am. ओके, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर प्रतिभा रामचंद्र पाटिल। मैम का एक छोटा सा मैं इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर प्रतिभा पाटिल एसोसिएट प्रोफेसर है रिपटरी विभाग में PD जैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र की। ये चिकित्सा पदाधिकारी है। 4 वर्ष से PG जैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज परभनी में इनका शिक्षण अनुभव 5 साल का है। ये परीक्षक के रूप में MUHS नासिक महाराष्ट्र, RGHUS बैंगलोर कर्नाटक की भारत सरकार द्वारा आयोजित 2021 में परभनी के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आयुष प्रणाली पर भी जागरूकता प्रदान करने हेतु ये वक्ता भी रह चुकी हैं। आज का इनका विषय है इफेक्ट्स ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस ऑन क्रॉनिक इलनेस। तो मैम आपका IAPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड अपना आप वीडियो भी मैम ऑन कर दीजिए और आप अपना स्क्रीन भी शेयर कर सकती हैं। ओवर टू यू मैम। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। Thank you so much, ma'am. Just 1 second, मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ मेरे लैपटॉप से भी। आपका वीडियो ऑफ है मैम, काइंडली अपना वीडियो भी ऑन कर लें। मैम आप अगर आप किसी अदर डिवाइस से कनेक्ट करेंगी तो फिर आप वो उस डिवाइस नेम को बोल दीजिएगा, क्योंकि बता दीजिएगा ताकि उन्हें भी को होस्ट कर दिया जाएगा, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगी। नहीं तो फिर आप जी मैंने अभी एक डिवाइस से जो है वो ज्वाइन किया है, एप्पल का लैपटॉप से। उसका नाम क्या है? नाम बताए, किस नाम से आपने वो कनेक्ट किया है? एप्पल लैपटॉप से है। एप्पल लैपटॉप्स करके तो कुछ आया नहीं है मैम इससे भी। प्रतिभा पाटिल बोल के आया होगा। नहीं अभी अनम्यूट किया है। अभी अनम्यूट किया है। हाँ, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल करके 2 नाम तो है। जी हाँ। हाँ, मैं बोल रही हूँ टेक टीम को। काइंडली टेक टीम प्लीज, एक और भी नेम है डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, प्लीज ऐड co-host that number please. IAPS tech team kindly make co-host another name from Dr. Pratibha Patil. Which name? Dr. Pratibha Patil. One another device she is joined. Okay. Now, yes, ma'am. Now you are. Thank you. Am I audible? Yes. But हाँ ये मैम आप 2 डिवाइस पे कनेक्टेड है तो 1 को आप अनम्यूट कर दें। सॉरी, 1 डिवाइस को आप अनम्यूट कर दें क्योंकि आपका वो You off one device. That is echoing. हाँ, yes. Echo problem. Madam, can I make you host? Deepamala madam? Yes. You can make control? Yes, I can control. Okay. Am I Then audible you now? hand over to next people by 8:30, yeah? Yes. Okay. Thank you. Okay. Am I audible now? Yes, you are audible, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. फाइन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस
on chronic disease. Thank you so much आपके टीम की तरफ से, जो मुझे फिर से एक बार मौका मिला है कि मैं अपना सेमिनार जो है उसको प्रेजेंट कर सकूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अनरिजॉल्व्ड इमोशंस ऑन क्रॉनिक डिजीज। जैसे होम्योपैथी में हम लोग क्रॉनिक डिजीज जो है उनको समझने की कोशिश करते हैं, वैसे ही क्रॉनिक डिजीज का जो पर्सपेक्टिव है और इमोशंस के साथ जो उसको ज्वाइन किया है, इसको मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल व्यू से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, और साथ ही में जो एपिजेनेटिक्स है उसके माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो एक्चुअली क्रॉनिक डिजीजेस जो है वो कैसे बने हुए होते हैं, तो दे आर मल्टीफैक्टरल, यानी बहुत सारी चीजें जो है इनको कंबाइन करने के बाद क्रॉनिक डिजीज जो है वो बनते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है जेनेटिक। आपका जिस तरह का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है वो इम्पोर्टेंट रहता है। दूसरा आपका एनवायरनमेंट जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, और तीसरा आपके इमोशंस जो है वो इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्रॉनिक डिजीज फॉर्म होने के लिए, तैयार होने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल भी इसेंशियल होता है, एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस जो है वो भी इसेंशियल होते हैं, और आपके इमोशंस जो है वो भी उसको ट्रिगर करते हैं। जैसे अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिन इमोशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सो इमोशंस को हम लोग थोड़ा सा अगर डिवाइड करके समझने की कोशिश करें, कि जैसे ह्यूमंस में पहले होता है वो होता है थॉट, यानी कोई भी चीज जो आप सोच रहे हो या जो भी चीज आप देख रहे हो, तो उसके बाद आपके दिमाग में एक थॉट आ जाता है, कोई कंसेप्ट आ जाता है। जब कोई इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कि अगर मान लो आपने कोई एक अच्छा सा फूल देख लिया है, तो आपके दिमाग में थॉट आ गया कि ये सुंदर है। ये सुंदर है, ये देखने के बाद कुछ फीलिंग्स जो है वो हमारे अंदर आ जाते हैं, प्लीजेंट सेंसेशन जो है वो आ जाता है। जब यही प्लीजेंट सेंसेशन या फीलिंग जो है वो रिपीटेशन में आने लगते हैं, बार बार आने लगते हैं, तब वहां से इमोशंस जो है वो जनरेट होने लगते हैं। तो इमोशंस जो है वो कोई एक सिर्फ जिसको हम लोग सिर्फ बायोलॉजिकल इवेंट ये पूरा होता है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस नहीं है। यानी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपने साइकोलॉजिकली कोई एक्सपीरियंस कर लिया और वहां पे इमोशन खत्म हो गया। तो जब इमोशंस डेवलप होते हैं, जैसे मैंने बात की कि थॉट था पहले, उसके बाद फीलिंग्स आ गया, उसके बाद जो इमोशंस जनरेट हो गए हैं, अब इमोशंस जो है वो सिर्फ अकेले नहीं होते, उसके साथ बहुत सारे चेंजेस को वो प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे इसको कि इमोशंस जो है वो एक बायोलॉजिकल इवेंट को जनरेट करते हैं, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस देके इसको छोड़ नहीं देते हैं। एंड इसी वजह से, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल इवेंट को कैरी करते हैं, इसलिए अनरिजॉल्व्ड इमोशंस जो होते हैं वो क्रॉनिक जो डिजीज कंडीशन है उनमें स्ट्रेसर के तौर पे काम करते हैं, यानी वो ट्रिगर करते हैं आपके क्रॉनिक डिजीज को। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एपिजेनेटिक्स जो है वो बताता है, मतलब एपिजेनेटिक्स ये एक अलग से ब्रांच जो स्पेशली जेनेटिक एक्सप्रेशंस जो है उनके ऊपर काम करता है। तो एपिजेनिक्स जेनेटिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से आपके इमोशंस जो है वो आपके जीन्स के एक्सप्रेशन को डिसाइड करते हैं, विदाउट चेंजिंग द डीएनए पैटर्न। तो वो डीएनए पैटर्न जो है, यानी आपका जेनेटिकली जो डीएनए पैटर्न आया है उसको वो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन वो आपका ये जो जीन है उसका एक्सप्रेशन जिस तरह से होना है उसको चेंज करते हैं। दैट्स व्हाई इमोशंस आर दैट मच स्ट्रांग। इसलिए इमोशंस जो है वो इतने स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रखते हैं कि अगर कोई जेनेटिकल पैटर्न आपके अंदर आया है, बॉडी के अंदर आया है, तो उसको एक्सप्रेस होना है या फिर उसको एक्सप्रेस नहीं होना है, ये डिसाइड करने के लिए या इसको मॉनिटर करने के लिए आपके इमोशंस जो है वो इतना स्ट्रांग कैपेसिटी रखते हैं। इसको एक ओपनिंग कोट्स की तरह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कि जैसे अगर हम जीन्स की बात करते हैं, तो जीन्स आर लाइक द लोडेड गन। जैसे कोई लोडेड गन होता है उस तरह से जीन्स होते हैं। और एनवायरनमेंट जो है, जो आपके आसपास का सराउंडिंग जो है,
वो होता है एक ट्रिगर की तरह, जैसे वो गन को ट्रिगर पुल कर रहा है। लेकिन अब ये जो लोडेड गन है वो ट्रिगर होने के बाद ये फायर करेगा, यानी एनवायरनमेंट ने उसको ट्रिगर देने के बाद ये गन जो है वो फायर करेगा। लेकिन ये कितना स्पीडली या कितनी बार ये फायर करेगा ये डिसाइड करते हैं आपके इमोशंस। सो इमोशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके क्रॉनिक डिजीज में। एक्यूट डिजीज में भी प्ले करते हैं, लेकिन हम लोग इसको ज्यादातर देखेंगे अभी क्रॉनिक डिजीज में किस तरह से इसका रोल प्ले किया जाता है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं अनरिजॉल्व्ड इमोशंस के बारे में, तो अनरिजॉल्व पहले तो हमने समझ लिया कि इमोशंस मतलब क्या है। इसको हमने इस तरह से समझा कि पहले थॉट आता है, फिर उसके बाद सर्टेन फीलिंग आता है जो कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। जब ये फीलिंग्स का रेपिटेशन हो रहा है तब ये इमोशंस में जनरेट किए जा रहे हैं। तो इस तरह के अनरिजॉल्व्ड या अनरिजॉल्व्ड इमोशंस मतलब क्या होते हैं, तो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस आर persistently suppressed, unexpressed और inadequately processed emotional experience। तो अनरिजॉल्व इमोशंस क्या है, या तो आपने इमोशंस जो है उनको सप्रेस कर दिया है, वो इमोशंस जाके आगे ट्रिगर करने वाले हैं, या तो ऐसे वाले एक्सपीरियंस जिनको आपने एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया है, या फिर ऐसे इमोशंस जिसको आपने अनएडिक्वेट प्रोसेस किया है। यानी अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई रो भी रहा है तो वी ट्राई टू मेक देम क्वाइट, कि रो रहे हैं तो नहीं, रोना मत। तो वो जो पूरी तरह से एक्सप्रेस होना है उनके इमोशन का, या फिर अगर गुस्सा भी आया है तो हम लोग उस गुस्सा आने के बाद हम लोग बोल रहे थे नहीं गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। तो जैसे ही आप वो जो एंगर है उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हो या पूरी तरह से प्रोसेस नहीं होने दे रहे हो, तो ये अनरिजॉल्व इमोशंस जो है वो आगे जाके एज अ ट्रिगर काम करते हैं आपके डिजीज कंडीशंस में। कौन कौन से इमोशंस होते हैं, सच एज क्रॉनिक ग्रीफ अगर है, बहुत सालों से कोई ग्रीफ जो है वो कॉन्स्टेंटली है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं क्रॉनिक ग्रीफ, वी हैव नंबर ऑफ रेमेडीज लाइक नाइट्रामूर वगैरह है जिसमें आपको क्रॉनिक ग्रीफ जो है वो मिल जाता है। एंगर एंड रिसेंटमेंट जो है उसको, यानी एंगर जो है वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाया है, तो भी यहाँ पे वो एज अ ट्रिगर काम करेगा। फियर है, इनसिक्योरिटीज है, जैसे कलकिरिया काप की अगर हम लोग या कलकिरिया ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे फियर है, बहुत सारे इनसिक्योरिटीज जो है वो देखने को मिलता है। शेम एंड गिल्ट जो है वो, या इमोशनल ट्रॉमा जो है, इमोशनल ट्रॉमा भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं जब कभी भी बात आती है अनरिजॉल्व इमोशंस की। तो इमोशनल ट्रॉमा जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस को जनरेट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि न्यूरोबायोलॉजिकल इम्पैक्ट किस तरह से होता है। कि कंटिन्यूअस अगर मान लो कोई भी स्टिमुलेशन मिल रहा है, बार बार अनरिजॉल्व इमोशंस जो है उनको आप महसूस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कंटिन्यूअस एक्टिवेशन ऑफ एमेगडाला होता है। अगर हम लोग जिसको एमेगडाला, जिसको हम लोग फियर सेंटर भी बोलेंगे, फियर सेंटर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ह्यूमन ब्रेन, मतलब हम सभी का जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, एनिमल स्पेसीज से ह्यूमन ब्रेन जो है वो किस तरह से डिफरेंशिएट करता है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। एनिमल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनमें लिम्बिक सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो जब कभी भी हम लोग स्ट्रेसफुल इवेंट्स को फेस करते हैं, या जब कभी भी हम लोग किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं जहाँ पे आपके एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो ऐसे सेंटर्स में आपका लिम्बिक सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाता है और वो उस तरह का रिएक्शंस जो है उसको जनरेट करता है। जो रिएक्शन यहाँ पे जनरेट किया जाता है विद द लिम्बिक सिस्टम उसको हम लोग बोलते हैं एचपीए एक्सिस स्टिमुलेशन। एचपीए एक्सिस स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड एड्रिनल एक्सिस जो है
उसको स्टिमुलेशन मिल जाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस फिजियोलॉजी जो है वो डेवलप होती है। तो हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो है वो मतलब क्या है और किस तरह से वो काम करता है। सो HPA एक्सिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक मेजर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और इसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। दैट्स व्हाई वी हम लोग इसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट। तो ये दोनों को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है उसको रेगुलेट किया जाता है, इसको इमोशन एंड बिहेवियर जो है उसको रेगुलेट किया जाता है, इम्यून फंक्शन जो है उसके ऊपर इसका इफेक्ट नजर आता है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका इफेक्ट नजर आता है, और सर्कैडियन रिदम जो है उसके ऊपर इसका रिजल्ट नजर आता है या उसका इफेक्ट नजर आता है। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, जब HPA एक्सिस जो है यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एड्रिनल का जो कनेक्शन है, ये एक्सिस जब डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, इमोशंस चेंज हो जाते हैं, इमोशनल ट्रिगर आ जाता है, बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, इसकी वजह से इम्यून फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और आपका सर्कैडियन रिदम जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट it is a center biological pathway linking unresolved emotions, chronic stress and chronic disease in modern medicine. ये हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ एपिजेनेटिक्स से ही कनेक्ट नहीं होता है, तो इट आल्सो कनेक्टेड विद द मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन में भी इसी तरह का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको मिलेगा कि किस तरह से इमोशंस जो है वो आपके क्रॉनिक डिजीज के ऊपर उनका इम्पैक्ट होता है। वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट ऑफ द HPA एक्सिस क्या होते हैं। HPA एक्सिस में जो पहला वाला कंपोनेंट या पहला वाला पार्ट आता है वो रहता है आपका हाइपोथैलेमस का, विच इज लोकेटेड इन द ब्रेन। तो जैसे ही कोई भी ट्रिगर या कोई भी स्टिमुलेशन आपको मिलता है जो स्ट्रेस वाला इवेंट को प्रोड्यूस करते हैं या एंगर जैसा इवेंट कोई भी इमोशंस को जनरेट कर देता है, तो इमोशनल जो भी ट्रिगर है वो जाके स्टिमुलेट कर देता है आपके हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से रिलीज किया जाता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी CRH। अब ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये अलग अलग सिचुएशंस जैसे इमोशनल स्ट्रेस में रिलीज किया जा रहा है, फियर में रिलीज किया जा रहा है, ट्रॉमा में रिलीज किया जा रहा है, एंजाइटी में रिलीज किया जा रहा है। ये CRH यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आगे जाके एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के बाद एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज किया जाएगा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम वो एक्ट करता है एज अ मास्टर सिग्नल एम्पलीफायर फॉर द ट्रिगर या स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। तो हाइपोथैलेमस से जो ACTH सॉरी हाइपोथैलेमस से CRH जो है उसका रिलीज हो गया कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज कर देता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को। नाउ दिस ACTH गोइंग टू एक्ट ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है उसको रिलीज किया जाएगा, जो कि प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन के नाम पे जाना जाता है। तो यहां से कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज हो गया। तो अब कॉर्टिसोल रिलीज होने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो चीजें की जाती है या स्टेप बाय स्टेप इसी मैकेनिज्म को वापस से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस का परसेप्शन आपने ले लिया, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, या तो इमोशनल स्ट्रेस आ गया है या फिर फिजिकल स्ट्रेस जो है वो आ गया है। अब ये इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस आने के बाद आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज किया जाएगा CRH विच इज अ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी से रिलीज किया जाता है ACTH यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स को रिलीज करने के लिए लगाता है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल है जो आपके बॉडी में या आपके बॉडी को प्रिपेयर करता है इधर फॉर द फाइट और फ्लाइट रिएक्शन।
तो जब कभी भी कॉर्टिसोल बॉडी में रिलीज किया जाता है, या तो बॉडी फाइट करता है उस सिचुएशंस को, या तो फिर वहां से फ्लाइट करता है, यानी भाग जाने की कोशिश करता है। सो अगर हम लोग हमारे एंसेस्टर्स के यानी पुराने टाइम जोन से आएंगे, तो जिस तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो धीरे धीरे करके डेवलप हो गया, लेकिन जो लिम्बिक सिस्टम है वो पहले से एक्टिव था। और लिम्बिक सिस्टम का एक्टिवेशन जो है वो इस तरह का फाइट या फ्लाइट वाला रिएक्शन जो है उसको जनरेट करता है। यानी किसी भी सिचुएशन में जब आप किसी स्ट्रेसफुल इवेंट को फील करेंगे, किसी स्ट्रेस को फील करेंगे, वेदर इट इज अ फिजिकल स्ट्रेस या फिर ये मेंटल स्ट्रेस है, दोनों भी तरह के स्ट्रेसफुल इवेंट जब होते हैं तब बॉडी एक ही तरह का रिस्पॉन्स जो है उसको जनरेट कर देती है, जो होता है कॉर्टिसोल का रिलीज होना। जो जिसका सीक्वेंस हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है सीआरएच, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है एसीटीएच, और फिर कॉर्टिसोल जो है उसका रिलीज होना। अब ये जब फाइट और फ्राइट का रिएक्शन जो है वो बॉडी में जनरेट किया जाता है, तब वापस से कुछ चेंजेस जो है वो बॉडी में आ जाते हैं। तो ये चेंजेस किस तरह के होते हैं? दिस इज द नॉर्मल अडेप्टिव फंक्शन। जब कभी भी इस तरह का स्टिमुलेशन आ रहा है तो बॉडी जो है वो नॉर्मली किस तरह से रिएक्ट करता है? तो बॉडी क्या करेगा? मेंटेन करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन किया जाएगा, ताकि जो भी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है फॉर फाइट और फ्राइट, उसके लिए आपके पास ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रहे, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाता है। इंक्रीज एनर्जी अवेलेबिलिटी, यानी जितना रिक्वायर्ड एनर्जी रहेगा आपको उस इवेंट को, उस स्ट्रेसफुल इवेंट को डील करने के लिए, उसके लिए बहुत सारा एनर्जी जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सप्रेसेस अननेसेसरी इन्फ्लामेशन, जो इनिशियल वाला स्टेज होता है उसमें क्या किया जाता है, यानी एक्यूट जब स्टिमुलेशन मिल रहा है तो बॉडी क्या कर देती है कि आपके जो अननेसेसरी इन्फ्लामेशन वाला जो भी प्रोसेस चल रहा है, बॉडी उसको सप्रेस कर देती है, यानी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है उसको टेम्पररी सप्रेस किया जाता है। ब्लड प्रेशर जो है उसको रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ताकि यहाँ से फाइटफुल रिएक्शन या फ्राइटफुल रिएक्शन जो है उसको डील किया जाए। सर्कैडियन रिदम जो है उसको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें होती है शॉर्ट टर्म एक्टिवेशन में, यानी ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है फ्रॉम द कॉर्टिसोल। ये सारी जो भी चीजें हमने बोली वो कब हो रही है? जब आपके बॉडी में वंस इन अ वाइल कोई स्ट्रेसफुल रिएक्शन जनरेट किया जा रहा है या जनरेट हो रहा है। कभी कभार आपने कोई स्ट्रेसफुल इवेंट को फील किया, अब ये जो इवेंट है वो आपके बॉडी में इस तरह से ब्लड शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन करेगा, एनर्जी को मेंटेन करके रखेगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है उसको सप्रेस कर देगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करेगा, और इस तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो जनरेट करके रखेगा। बट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? जब ये इस तरह से कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज हो गया है, जब कॉर्टिसोल का अब जरूरत नहीं है, तो बॉडी क्या करती है? इसको निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेट करने की कोशिश करती है, यानी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगेन निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा? कॉर्टिसोल जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस से जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसको रिड्यूस किया जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच का रिडक्शन हो जाएगा, और ये जो लूप है ये इस तरह का जो भी सर्कैडियन रिदम चल रहा है वो रिदम की वजह से होमियोस्टासिस, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको मेंटेन किया जाता है। अब हमने पहले बात की कि किस तरह से कॉर्टिसोल जो है उसको रिलीज किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। फिर हमने बात की कि किस तरह से उसको रेगुलेट किया जाता है। बट व्हाट हैपन्स अगर मान लो रिपीटेड स्टिमुलेशंस मिल रहे हैं, या रिपीटेड अगर स्ट्रेसर्स आप बार बार उसको अगर डील कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इम्यून सिस्टम या पूरे बॉडी के ऊपर क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो इम्यून सिस्टम के ऊपर इम्यून सप्रेशन इनिशियली, पहले तो क्या हो जाता है आपका इम्यून सिस्टम जो है, क्योंकि हमने बात की थी कि
टेम्पररी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वहां पे किया जा रहा है कॉर्टिसोल रिलीज होने के बाद। तो इनिशियली जो है वो इम्यून सपरेशन किया जाता है, लेकिन अगर क्रॉनिक इस तरह से स्ट्रेस इवेंट होता जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है वो वहां पे जनरेट होता। मेटाबॉलिक सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो डेवलप हो जाती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंसेस आ जाते हैं। डिसलिपिडेमिया जो है वो डेवलप हो जाता है अगर क्रॉनिक स्ट्रेस इवेंट आप बार बार डील कर रहे हैं तो। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है। सो यहाँ पे बहुत सारा इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो जाता है। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करते हैं, पूरे दुनिया भर में या पूरे जग में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे कॉमन जो चीज है जिसकी वजह से ज्यादा डेथ हो रहे हैं, तो उसमें एक नंबर पे जो कॉज निकल के आता है वो होता है कार्डियक डिसऑर्डर यानी मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और दूसरा आता है स्ट्रोक। दोनों भी इवेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं इसको कि इसमें पैथोफिजियोलॉजी जो है वो किस तरह की हो रही है। कि एक है 40+ यानी 40 के बाद जनरली स्ट्रेस इवेंट अगर आप बार बार डील कर रहे हो तो आपके बॉडी में ऑलरेडी एज रिलेटेड जो है वो अथेरोस्क्लेरोसिस यानी हार्डनिंग ऑफ आर्टरी जो है वो डेवलप हो जाता है। हार्डनिंग ऑफ आर्टरी डेवलप होने के बाद अगर बार बार स्ट्रेस इवेंट हो रहे हैं तो देयर इज चांसेस कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। ऐसे वाले चेंजेस में देयर इज चांस कि यहाँ पे जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है यानी प्लेटलेट एग्रीगेशन होना जो है वो हो जाता है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन होके थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो है वो होता है। क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेसफुल इवेंट को डील कर रहे हैं आपके बॉडी में कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज किया जा रहा है, और कॉर्टिसोल का काम होता है कि आपके ब्लड के जो कैपिलरीज है या आर्टरीज जो है उनको भी कंस्ट्रिक्ट करना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स जो है वो भी स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जैसे मैंने बात की कि इंक्रीज कार्डियक रिस्क जो है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट अगर ब्रेन और मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से हिप्पोकैम्पल एट्रोफी जो है वो डेवलप हो जाता है। मेमोरी इम्पेयरमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है। डिप्रेशन एंड एंजाइटी जैसे क्रॉनिक डिजीज कंडीशंस जो है वो भी वहां पे डेवलप हो जाते हैं। तो क्रॉनिक स्ट्रेस या क्रॉनिक स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेस इवेंट जो है वो इस तरह के चेंजेस आपके बॉडी में लेके आता है। जैसा हमने बात की HPA एक्सिस एंड क्रॉनिक डिजीज जो है उनका स्ट्रांगली कनेक्शन होता है। अगर हम लोग क्रॉनिक डिजीज कंडीशंस के बारे में भी बात कर रहे हैं तो क्रॉनिक डिजीज कंडीशंस में जैसे डायबिटीज मलाइटिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस जो है, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस में जैसे हमने बात की थी, सबसे प्रोमिनेंटली जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं उनमें आ जाता है आपका साइलेंट ग्रीफ है, फियर है, या फिर एंगर वगैरह है, ये इमोशंस। तो ये इमोशंस में भी कॉर्टिसोल जो है वो इंड्यूस कर देता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से डायबिटीज मलाइटिस जैसा क्रॉनिक डिजीज जो है वो जनरेट हो जाता है। जब हम लोग हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो उसमें पर्सिस्टेंट सिंपैथेटिक एक्टिवेशन किया जाता है एपीए एक्सिस को, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जो है वो डेवलप हो रहा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले जैसे बात की थी कि जब एपीए एक्सिस को स्टिमुलेशन मिल रहा है तो इनिशियली जितना भी इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन है उसको सप्रेस किया जाता है ताकि जो स्ट्रेसफुल इवेंट कैरिड आउट हुआ है उसको मैनेज किया जाए या उसको रिजॉल्व किया जाए, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है उसमें डिसरेगुलेशन डेवलप हो जाता है। जब हम लोग बात करते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की तब इसमें गट ब्रेन एक्सिस जो है
वो डिसफंक्शन हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोग गट ब्रेन एक्सिस के बारे में बात करते हैं तो whenever there is a stimulation to the APA axis को जैसे ही स्टिमुलेशन मिल जाता है तो ये जो है वो स्टिमुलेट कर देता है वेगल नर्व को। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलने की वजह से जो वेगस नर्व है उसको स्टिमुलेशन मिल जाता है। एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व जो है वो आपका गट का जो भी प्रोसेसेस है उसको डिस्टर्ब कर देता है। एंड दैट्स व्हाई एंजाइटी है या क्रॉनिक डिप्रेशन वाले पेशेंट है उनमें इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम जो है वो देखा जाता है। डिप्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो कॉर्टिसोल का फीडबैक मैकेनिज्म हमने बात की थी कि किस तरह से कॉर्टिसोल को रेगुलेट किया जाता है विद द फीडबैक मैकेनिज्म, वो फीडबैक मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंजेस आ जाते हैं और डिप्रेशन जैसा स्टेट जो है वो डेवलप हो जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो डेवलप हो जाता है कंटिन्यूअस स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में इम्बैलेंस होने की वजह से। अब इसको हम लोग थोड़ा सा, ये हमने बात की थी पहले कि किस तरह से एपीए एक्सिस जो है उसका रोल होता है आपके ये जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस है उनको डील करने में। तो हमने पहले समझ के लिया कि किस तरह से एपीए एक्सिस जो है वो मेजर रोल प्ले करता है आपके जो भी अनरिजॉल्व्ड इमोशंस है उनको डील करने के लिए। तो पहले हमने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस क्या होते हैं उनको समझ लिया कि जैसे एंगर है, क्रॉनिक ग्रीफ है, ये वाले इमोशंस जो है जब इनको रिजॉल्व नहीं किया जाता है तो ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन देता है आपके एपीए एक्सिस को, यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड एड्रिनल एक्सिस को। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो है वो जब स्टिमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उन चेंजेस के बारे में हमने बात की। अब इसी चेंजेस को या एपी एक्सिस को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं विद एपिजेनेटिक्स। जैसा मैंने बात की, एपिजेनेटिक्स जो है वो बेसिकली डील करता है कि आपके इमोशंस जो है वो किस तरह से आपके डीएनए एक्सप्रेशन जो है उसको डील करते हैं। तो एपीएक्सिस एंड एपिजेनेटिक्स क्रॉनिक स्ट्रेस के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करते हैं। दे अल्टर द जीन एक्सप्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। तो जीन जो है उनके एक्सप्रेशन में अल्टरेशन किस तरह से आ जाता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स जो है उनको अल्टर करके। दूसरा, चेंज स्ट्रेस रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी, जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स के लिए जो सेंसिटिविटी है उस सेंसिटिविटी को अल्टर किया जाता है। और कई बार ये जो वल्नरेबिलिटी है वो जनरेशन्स में पास किया जाता है, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास किया जाता है। इसको थोड़ा सा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये स्टडी है स्ट्रेस इमोशंस एंड एपिजेनेटिक्स, कैसे ये एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। तो व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? स्टडी ऑफ हेरिटेबल चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। तो जो भी इमोशंस है उनकी वजह से किस तरह से डीएनए के ऊपर या जीन का एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर चेंजेस आते हैं। लेकिन ये चेंजेस कैसे होते हैं? देर इज नो चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस जो है उसमें चेंज नहीं होगा, जेनेटिक जो डीएनए का लेवल है उसमें चेंज नहीं होगा। जो मेन मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है डीएनए मिथाइलेशन। तो मिथाइल ग्रुप जो है वो डीएनए के साथ अटैच किया जाता है और जिसकी वजह से डीएनए का एक्सप्रेशन जो है वो नहीं होता है। दूसरा होता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन का मतलब प्रोटीन जो है उसको कवर कर लेता है डीएनए को, जिसकी वजह से डीएनए का एक्सप्रेशन जो है वो नहीं होता है। या फिर माइक्रो आरएनए रेगुलेशन। ये तीन मेथड्स है जिनकी वजह से आपका एपिजेनेटिक्स में जो भी इमोशंस है वो या तो जीन्स को ट्रिगर करते हैं एक्सप्रेस होने के लिए या फिर उनको एक्सप्रेस होने से स्टॉप करेंगे या उनको एक्सप्रेस होने से रोक लेंगे। तीन मैकेनिज्म वापस से हम लोग बात करते हैं, किन तीन मैकेनिज्म से एपिजेनेटिक्स में डीएनए का जो एक्सप्रेशन है उसको चेंज किया जाता है। द फर्स्ट वन इज
डीएनए मिथाइलेशन, जिससे स्टॉप किया जाता है जीन का एक्सप्रेशन को। सेकेंड इज हिस्टोन मॉडिफिकेशन। थर्ड वन इज माइक्रो आरएनए रेगुलेशन। अभी इन्हीं सारी जो मेन मैकेनिज्म है इसको देखने की कोशिश करते हैं। वापस से वो ही चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि हाउ इमोशंस इन्फ्लुएंस द एपिजेनेटिक्स। किस तरह से वो एपिजेनेटिक्स यानी जीन का एक्सप्रेशन जो है उसको मॉनिटर करते हैं। क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस जो है वो कॉर्टिसोल को रिलीज करता है, जिसको हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि किस तरह से हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिल रहा है, वहां से सीआरएच का रिलीज हो रहा है, वहां से एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन मिल रहा है, एसीटीएच का रिलीज हो रहा है। एसीटीएच जो है वो स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को, और एड्रेनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल जो है उसका रिलीज होगा। तो जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल इंक्रीजेस द इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। तो ये कॉर्टिसोल जो है वो साइटोकाइंस को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो जाता है। And because of this oxidative stress, these biochemical changes leads to, अब ये जो बायोकेमिकल चेंजेस हुए यानी कॉर्टिसोल का इंक्रीज होना, इंक्रीज इन इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का इंक्रीज हो जाना, जिसकी वजह से साइलेंसिंग द प्रोटेक्टिव जीन्स। तो ये क्या कर देते हैं, जो प्रोटेक्टिव जीन्स है जो आपको प्रोटेक्शन का काम करने वाले हैं, वो उनको साइलेंस कर देते हैं। वेर एज द एक्टिवेशन ऑफ द डिजीज प्रमोटिंग जीन्स, तो ये क्या कर देता है, आपका डिजीज प्रमोटिंग जीन्स जो है उनको स्टिमुलेट कर देता है या उनको एक्टिवेट कर देता है। सी किस तरह से इमोशंस जो है वो एपिजेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो कॉर्टिसोल का इंक्रीज होना है, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का इंक्रीज होना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का इंक्रीज होना है, ये सारी चीजें आपके प्रोटेक्टिव जीन्स जो है उसको साइलेंट कर देते हैं, और आपका डिजीज प्रोड्यूसिंग जीन्स जो है या डिजीज प्रमोटिंग जीन्स जो है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाता है। सेम यही सारी चीजें जो है हमारे सैमुअल हनीमन जो है उन्होंने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में ये सारी चीजें जो है इसको एक्सप्लेन किया है, इसको बताया है। वी नीड टू कोरिलेट दीज ऑल नॉलेज विद द अदर सिस्टम, जैसे अभी हम लोग जो एपिजेनेटिक्स है उसके साथ इसको कोरिलेट कर रहे हैं, ताकि हमारा नॉलेज जो है उसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सके। सो पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्या डेवलप होती है, तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फ्रॉम इमोशन टू डिजीज कैसे ये जाता है, तो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस जो है वो बॉडी में डेवलप हो रहे हैं। अनरिजॉल्व्ड इमोशंस जो है वो क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है उसको डेवलप करते हैं, या क्रॉनिक स्ट्रेस जो है उस उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो जनरेट हो रहा है वो रहता है न्यूरो एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि किस तरह से न्यूरो एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। न्यूरो न्यूरो एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन जैसे ही डेवलप हो जाता है वो स्टिमुलेट कर देता है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन में हमने जिस तरह से बात की कि आपके जो प्रोटेक्टिव जीन्स है ये उनको साइलेंट कर देता है, जो डिजीज प्रमोटिंग जीन्स है उनको ये एक्टिवेट कर देता है। तो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस थे, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन जनरेट करेगा। न्यूरो एंडोक्राइन डिसरेगुलेशन जो है वो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है उसको डेवलप करेगा। जो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन डेवलप हो गया है उसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो अल्टर हो जाएगी, जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द मेटाबॉलिक पाथवे, अब यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज मैनिफेस्टेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। स्पेशली देर आर, अभी हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से डिजीज कंडीशंस जो है वो किस तरह से डेवलप होते हैं, लेकिन अब वापस से मैं इस पैथोफिजियोलॉजी को आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि किस तरह का पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो रहा है।
कि कोई अनरिजॉल्व इमोशन है, कोई ऐसा इमोशन है जो पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है या पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी ये जो अनरिजॉल्व इमोशन है ये स्टिमुलेट कर देता है क्रॉनिक रिस्पॉन्स को, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। जो क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो रेगुलेट कर देता है या डिसरेगुलेशन कर देता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हमने एपीए एक्सिस के बारे में बात की, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिसरेगुलेशन को। ये जो डिसरेगुलेशन है वो एपिजेनेटिक्स जो है उसको स्टिमुलेट कर देता है। एपिजेनेटिक्स यानी आपका जीन का जो एक्सप्रेशन है उसमें जो भी जीन्स होते हैं, जो प्रोटेक्टिव जीन्स होते हैं, उनको ये साइलेंट कर देता है। और जो भी जीन्स है, जो डिजीज प्रमोटिंग जीन्स है, उनको ये एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी अल्टर हो जाता है। रादर इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई क्रॉनिक स्ट्रेसफुल इवेंट्स जिन लोगों के लाइफ में होते हैं या क्रॉनिक स्ट्रेस को जो लोग डील करते हैं उनमें बार बार बीमार गिरने की जो टेंडेंसी है वो भी देखी जाती है, या वो बार बार बीमार गिरते रहते हैं। सो इस तरह से इम्यून सिस्टम जो है वो भी सप्रेस हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस जो है वो भी इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी जो है वो डेवलप हो जाता है। क्रॉनिक डिजीज मैनिफेस्टेशन जो है वो किस तरह से होता है उसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सो देयर विल बी अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में किस तरह से इसका जनरेशन होता है, सप्रेस्ड इमोशंस जो है वो आपके सिंपैथेटिक टोन को इंक्रीज कर देते हैं। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलने की वजह से एपिजेनेटिक्स में जो चेंजेस नजर आते हैं उनमें आपको इन्फ्लामेटरी जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इन्फ्लामेटरी जीन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, स्पेशली IL-6 या फिर TNF अल्फा जो है, ये जीन्स, इन्फ्लामेटरी जीन्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से एंडोथेलियल फंक्शन ऑफ जीन्स जो है वो अल्टर हो जाता है, और जिसकी वजह से रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि हाइपरटेंशन हो रहा है या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो डेवलप हो रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं हाइपरटेंशन की भी या फिर हम लोग बात करते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस की भी, जिसमें हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एंड दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से there is lots of chances to form the emboli। तो इसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाना, और प्लेटलेट एग्रीगेशन होने की वजह से जो एम्बोलाई है उसका फॉर्म होना जो है वो ज्यादा हो जाता है। सो कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सप्रेस्ड इमोशंस, जैसे स्टाफिस वगैरह ड्रग में हम लोग देख सकते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस अगर है तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी जीन्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, और इन्फ्लामेटरी जीन्स की वजह से हाइपरटेंशन या एथेरोस्क्लेरोसिस जैसा डिजीज कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये हमने बात की कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कैसे डेवलप होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनमें क्या चेंजेस या उनमें क्या चीज होती है। तो अगर क्रॉनिक स्ट्रेसफुल इवेंट जो है उनको डील किया जा रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये इंसुलिन, क्योंकि कांस्टेंट जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स अगर ऑकर हो रहे हैं तो बार बार बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल को रिलीज करेगा। बॉडी अगर कॉर्टिसोल को रिलीज करेगा तो इन रिटर्न कॉर्टिसोल जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को एनहांस करने के लिए स्टिमुलेशन देगा। तो डेफिनेटली आपके जो पैनक्रियाटिक सेल्स है, इसलेट्स ऑफ लैंजरहैंस सेल्स, उनको भी स्टिमुलेशन मिल जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दो स्टिमुलेशन ग्लूकागॉन जो है उसको स्टिमुलेशन मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जो है उसका प्रोडक्शन करे। और यहाँ पे सपरेशन जो है वो किया जाएगा इंसुलिन का। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि कांस्टेंट स्टिमुलेशन मिल रहा है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टॉप किया जाए। क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा, जब इंसुलिन बॉडी में रिलीज किया जाता है तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करने के लिए काम करता है। पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज जो है उसको बढ़ाता है। तो ये पेरिफेरल यूटिलाइजेशन अगर बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो ग्लूकोज है वो अगर रिड्यूस हो जाएगा,
तो एनर्जी का डिफिशियंसी होगा टू डील विद द स्ट्रेसफुल इवेंट। तो इसको बचाने के लिए बॉडी जो रिस्पॉन्स को जनरेट करती है उसमें इंसुलिन जो है उसको स्टॉप किया जा रहा है, या इंसुलिन जो है उसको रजिस्ट किया जा रहा है। तो क्रॉनिक स्टिमुलेशन मिलने की वजह से वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। एपिजेनेटिक्स की बात करेंगे अगर हम लोग, जो चेंजेस उसमें होते हैं, तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा। एडिपोकाइन रेगुलेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। इमोशनल फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिन लोगों में देखा जाता है, उन लोगों में हम लोग देखेंगे हेल्पलेसनेस का फीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। और क्रॉनिक वरीज जो है वो इन लोगों में जो है वो ज्यादा देखे जाएंगे। तो मेन फीलिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, जिन लोगों में डायबिटीज होता है, या जिन लोगों में इस तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, तो उनमें हेल्पलेसनेस वाला फीलिंग बहुत ज्यादा रहेगा, या क्रॉनिक वरीज जो है वो बहुत ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सप्रेस्ड ग्रीफ जिन लोगों में है, या सप्रेस्ड एंगर जिन लोगों में है, उनमें इस तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत ज्यादा फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज एपिजेनेटिक डिसरेगुलेशन ऑफ इम्यून टॉलरेंस जीन्स। जो जीन्स इम्यून टॉलरेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि एचपीए एक्सिस जब भी कभी स्टिमुलेट किया जाता है तो वो इम्यून सिस्टम जो है उसको सप्रेस कर देता है, ताकि आपका इम्यून रिस्पांस जो है वो रिड्यूस हो जाए, और आपका बॉडी पूरी तरह से जो स्ट्रेसफुल इवेंट ऑकर हुआ है उसको डील करने के लिए यूटिलाइज किया जाए, जिसकी वजह से कांस्टेंट इम्यून सप्रेशन जो है वो किया जाता है। और जिसकी वजह से नेक्स्ट जो रिजल्ट देखा जाता है वो होता है इम्यून सिस्टम अटैकिंग सेल्फ टिश्यू, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। यानी अब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही सेल्स जो है उनके अगेंस्ट में काम करने लगता है कांस्टेंट सपरेशन की वजह से। तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। सो जिन लोगों में भी क्रॉनिक लेवल पे सप्रेस्ड ग्रीफ रहेगा, जिन लोगों में क्रॉनिक लेवल पे सप्रेस्ड एंगर रहेगा, उन लोगों में बहुत सारे चांसेस है कि इन लोगों में जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है वो डेवलप हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं कैंसर वाले सेल्स के बारे में, या कैंसर वाले डिजीज के बारे में, तो इमोशनल सपरेशन जब किया जाता है तो उसकी वजह से इम्पेयर्ड हो जाता है इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम जो है उसको सप्रेस किया जाता है तो उसकी वजह से डीएनए मिथाइलेशन ऑफ ट्यूमर जो है उसको सप्रेस किया जाता है। जैसा हमने बात की थी कि इम्यून ये जो एपिजेनेटिक्स है उनमें जीन्स का एक्सप्रेशन जो है उसको किस तरह से रोका जाता है, तो उनमें से एक मैकेनिज्म जो था वो था डीएनए मिथाइलेशन। यानी उस डीएनए को मिथिल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है। मिथिल ग्रुप अटैच होने की वजह से जो भी डीएनए है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कैंसर वाले कंडीशंस में जहां पे इमोशनल सपरेशन बहुत ज्यादा किया जाता है, तो ऐसे इसमें जो डीएनए मिथाइलेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर सेल जीन्स है, यानी ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जो जीन्स है उनके साथ ये मिथाइलेशन नहीं हो पाता है। सो स्ट्रेस अल्टर्ड इनटू माइक्रो आरएनए एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये माइक्रो आरएनए एक्सप्रेशन जो है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, उसको अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से अब ट्यूमर ग्रोथ प्रमोटिंग जो जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ट्यूमर जो है उसको डेवलप करने के लिए मदद करते हैं। इसीलिए इमोशनल सपरेशन जिन लोगों में बहुत ज्यादा हो जाता है उन लोगों में देखा जाता है कि ट्यूमर ग्रोथ प्रमोटिंग जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वहां पे ट्यूमर जो है वो डेवलप हो जाता है। अगर हम लोग अलग अलग एविडेंस के बारे में बात करते हैं, जिस तरह के एविडेंसेस या रिसर्च जो है उसको अगर हम लोग देखेंगे, तो की साइंटिफिक फाइंडिंग्स जो है वो मिले हैं
किस तरह के कि अगर मान लो अर्ली लाइफ स्ट्रेस होता है, कोई भी इंडिविजुअल है जिसको अर्ली लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो है उनको डील किया है, तो इन लोगों में देखा गया है NR3CI जीन जो है उसका मिथाइलेशन हो जाता है, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जिसको हम लोग बोलेंगे। तो इन लोगों में भी डिजीज कंडीशंस जो है, क्रॉनिक डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो जिन लोगों में अर्ली लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल किया है उनमें डिजीज कंडीशंस देखे जाएंगे। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं कि पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनमें भी देखा जाता है दे आर एसोसिएटेड विद द एपिजेनेटिक इम्यून डिसरेगुलेशन। तो पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं उनमें भी बार बार स्ट्रेसफुल इवेंट जो है, यानी कोई एक ट्रॉमा उनके दिमाग में बैठा हुआ है, उस ट्रॉमा को जैसे ही ट्रिगर करने वाली चीजें बार बार सामने आती है, उनमें वही इवेंट जो है, वही ट्रॉमा जो है वो उनको याद आता जाता है। तो इसमें इम्यून सिस्टम जो है उसका भी डिसरेगुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाएगा और डिजीज कंडीशंस जो है वो डेवलप होते हैं। तो ऐसे केसेस में माइंडफुलनेस जो है या साइकोथेरेपी जो है वो बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करती है टू रिवर्स द ये चेंजेस जितने भी हुए हैं उनको रिवर्स करने के लिए। साइकोथेरेपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें स्पेशली CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या फिर REBT यानी रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करती है इस तरह से उसको रेगुलेट करने के लिए या ये सारे चेंजेस को मैनेज करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स माइंडफुलनेस जो है वो बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करता है इस तरह से इन इवेंट्स को रेगुलेट करने के लिए। तो एपिजेनेटिक स्ट्रेसर मार्कर जो है उनमें जो लैंडमार्क स्टडीज हुए हैं जिनसे क्रॉनिक जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस है उनका रिजल्ट पाया गया है, उनमें आता है मैनी एंड स्टिफ जिनका स्ट्रेस एंड जीन एक्सप्रेशन का स्टडी रहा। नेक्स्ट, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च जो किया गया है जिसमें ट्रॉमा एंड एपिजेनेटिक स्टडी, होलोकॉस्ट सर्वाइवल, इनका ये स्टडी रहा, जिनमें देखा गया कि किस तरह से ट्रॉमा और एपिजेनेटिक्स जो है इनका रोल नजर आता है। तो दिस वाज दीज आर द स्टडीज जो देखे गए हैं जिनमें चेंजेस एपिजेनेटिक लेवल पे किस तरह से इमोशंस और इनका जीन का एक्सप्रेशन जो है इनको देखा गया है। अगर हम लोग कंक्लूजन वाले स्टेट पे आते हैं या टेक होम मैसेज की तरफ अगर आते हैं तो हमको पता चलता है अनरिजॉल्व्ड इमोशंस जो है वो बायोलॉजिकल स्ट्रेसर के तौर पे काम करते हैं। एपिजेनेटिक्स जो है वो प्रोवाइड करता है साइंटिफिक वैलिडेशन के जहां पे माइंड बॉडी इंटरैक्शन, जो कि होम्योपैथी में ऑलरेडी बताया गया है कि किस तरह से माइंड एंड बॉडी जो है उसका कनेक्शन होता है। क्रॉनिक डिजीज जो है वो मॉडिफाइबल होते हैं, नॉट जेनेटिकली फिक्स्ड। जिस तरह से होम्योपैथी में हम लोग बिलीव करते हैं कि इमोशंस जो है वो जब चेंज हो रहे हैं, तो जब इमोशन चेंज हो जाते हैं तो वो क्रॉनिक डिजीज जो है उसको भी मॉडिफाई करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो क्रॉनिक डिजीजेस जो है वो मॉडिफाइबल होते हैं, वो जेनेटिकली फिक्स नहीं होते हैं। इमोशनल हीलिंग जो है वो आपके जीन एक्सप्रेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए मदद करता है, डिजीज आउटकम्स जो है उनको इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है, और फ्यूचर इलनेस जो है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो जब इमोशंस जो है उनको रिजॉल्व किया जाता है तो अल्टीमेटली डिजीज कंडीशन जो है वो भी रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, वो भी रिवर्स जरूर होता है। तो ये प्रूव होता है, हमारी साइंटिफिक स्टडी तो है ही, लेकिन एपिजेनेटिक्स जो है वो भी इसी चीज को बताता है कि आपके इमोशंस जो है वो अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो आपका जो भी डिजीज कंडीशन है वो भी रिजॉल्व होने के लिए या वो भी चेंज होने में मदद होती है। फाइनल थॉट की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हेन इमोशंस आर हील्ड, जब इमोशंस को हील किया जाता है तो आपके जीन्स जो है वो भी इसको सुनते हैं और वो भी अपना जो स्ट्रक्चर जो है, एक्सप्रेशन जो है उसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज का जो लेक्चर है, आज का जो सेमिनार है उसमें रुकेंगे
और आशा करती हूँ कि आप सभी के जो इमोशंस है वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रहे और आप स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप यस काइंडली उनका आंसर दे, चैट बॉक्स में है। although डॉक्टर we ignored डॉक्टर अविनाश, जी although we are ignored ignorant about the mechanism of these hormones and genetic engineering, still we can cure the disease by considering. Yes, absolutely. दिस इज नॉट एक्चुअली द क्वेश्चन। सर ने इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ यहाँ पे बताया है कि हम लोग ये जो हार्मोन्स का जो चेंजेस है या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन स्टिल वी कैन क्योर द डिजीज बाय कंसिडरिंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, पीक्यूआरएस सिम्टम या टोटलिटी ऑफ सिम्टम। सर एक्चुअली मैं जो बात कर रही हूँ वो यही है कि होता ये है कि वेनेवर हम लोग जब एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनके साथ जब हमारा डिस्कशन हो रहा है, तो ये जब डिस्कशन होता है तो दे आर नॉट अवेयर विद द होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स। उनको पता नहीं होता है कि होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स किस तरह से काम करते हैं या होम्योपैथी किस तरह से काम करता है। लेकिन जब हम लोग इसको कोरिलेट करते हैं कि एपिजेनेटिक्स में किस तरह का स्टडी किया गया है, तो ये वाला स्टडी और होम्योपैथी में हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, होम्योपैथी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सारे लाइफ के इवेंट्स जो है उनको नोट डाउन करते हैं, कंप्लीट केस टेकिंग लेते हैं। और ये जो केस टेकिंग लिया गया है उसी में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो है, पीक्यूआरएस सिम्टम्स जो है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, स्पेशली हम लोग जो इंडिविजुअलाइज सिम्टम्स है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो जो इंडिविजुअलाइज सिम्टम्स है जो इंडिविजुअल को एक्सप्रेस कर रहे हैं वही एक्चुअली जो जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स है वही है। तो उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू से द सेम थिंग कि ये जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है और हम हमारे जो पीक्यूआरएस सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो एक ही चीज है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। Thank you, madam, Dr. Patil. Thank you very much. थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपका भी आंसर मिल गया, मैम ने भी काफी खूबसूरती से इसे एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। अब सॉरी डॉक्टर राम प्रवेश सर, एक्चुअली हमारा टाइम ओवर हो गया तो मैं भी कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी। मैम ने बिल्कुल कहा, सही कहा कि हमारा होम्योपैथी में जो माइंड बॉडी का जो कनेक्शन होता है ये एक्चुअल यही होता ही है, जब तक इमोशंस रिजॉल्व हमारा होना ही चाहिए तभी हम लोग कोई भी डिजीज क्योर करेंगे। सो एक्चुअली हमारा टाइम खत्म हो गया है, इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। और होम्योपैथी का जो इमोशनल बहुत अच्छा आपने डील किए, और मेन कॉज ऑफ डिजीज इनविजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता, इमोशनल। एंड हमारे प्रोजिम में 72 में दिया गया है क्रोनिक डिजीज के बारे में, है ना, जो है। हाँ, तो जो पहले जो है एक्यूट डिजीज इन डिस्पोजिशन, मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज, एंड सेकंड में सोरा, सिफिलिस एंड साइकोटिक। सोरा इज कॉल्ड थिंकिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग जो है क्रोनिक डिजीज चेंज। तो वेरी वेरी थैंक यू।